नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, दुनिया के किसी एक कोने में जंग छिड़ती है और उसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे ग्लोबल वॉर्स और हमारी डेली लाइफ के बीच कोई बहुत बड़ा अदृश्य कनेक्शन हो। आज हम इसी देशभक्ति के अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ पैट्रियटिज्म को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक सवाल है, क्या शादी ब्याह या त्योहारों पर सोने की यानी गोल्ड की खरीदारी टाल देने से किसी देश की इकोनॉमी बच सकती है? पहली बार सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, गहने और नेशनल सिक्योरिटी का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे छोटे छोटे डेली खर्चों और देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बीच एक बहुत ही सॉलिड डायरेक्ट लिंक है। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले ग्लोबल क्राइसिस और हमारी इकोनॉमी, फिर फॉरेन एक्सचेंज का गणित, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आएंगे, फिर स्वदेशी अपनाने का नया मतलब समझेंगे और आखिर में इस पर उठने वाली पॉलिटिकल रिएक्शंस को भी न्यूट्रल तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ग्लोबल क्राइसिस एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी द डोमिनो इफेक्ट। आखिर ये हालात पैदा कैसे हुए? पिछले कुछ सालों में दुनिया ने एक के बाद एक कई बड़े झटके झेले हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। पता है, सब कुछ 2020 में कोविड-19 के सप्लाई चेन क्राइसिस से शुरू हुआ। दुनिया उससे ठीक से निकल भी नहीं पाई थी कि 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और अब वेस्ट एशिया में बढ़ता हुआ टेंशन सबके सामने है। इन लगातार झटकों ने मिलकर दुनिया भर में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर यानी खाना, ईंधन और खाद की सप्लाई की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द फॉरेन एक्सचेंज मैथ, यानी आयात या इंपोर्ट की असली कीमत। अब जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा यहाँ निकल कर आता है वो इन नंबर्स में छिपा है। जरा फर्टिलाइजर यानी खाद के इस अंतर को देखिए। इंटरनेशनल मार्केट में एक बोरी खाद की कीमत लगभग 3,000 रुपए तक पहुंच गई है, पर भारत में किसानों को यही बोरी 300 रुपए से भी कम में मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? कतर जैसे देशों से आने वाली इस महंगी खाद का असर सीधे किसानों पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार इस भारी आर्थिक बोझ को फिलहाल खुद उठा रही है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। 85 से 90% इंडिया अपने क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की जरूरत का 85 से 90% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे रास्तों पर टेंशन होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल करीब 50% महंगा हो गया है। और क्योंकि हमारे पास अपने कोई बड़े तेल के कुएं नहीं है, तो हमें ये भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। नो अदर ऑप्शन। तो देश का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? इसे ऐसे समझते हैं, क्रूड ऑयल का सालाना इंपोर्ट बिल करीब 17 लाख करोड़ रुपए है। गोल्ड यानी सोने का इंपोर्ट 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पर 1.5 लाख करोड़ लग रहे हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज का, खास करके यूएस डॉलर्स का एक बहुत ही बड़ा ड्रेन है। जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं तो उसका पेमेंट डॉलर्स में ही करना पड़ता है ना। और इन सब में सोने वाली बात सबसे ज्यादा अनोखी है। इंडिया हर साल लगभग 750 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, यानी हमारी टोटल जरूरत का 95% से ज्यादा। और कमाल की बात यह है कि इस इंपोर्टेड गोल्ड का लगभग 55 से 60% हिस्सा सिर्फ शादियों और त्योहारों के लिए खरीदा जाता है। पर दिक्कत यहाँ है कि इस पूरे सोने का पेमेंट यूएस डॉलर्स में होता है, जो सीधा हमारी रुपये पर बहुत भारी दबाव डालता है। और इन सब चीजों का आखिरी नतीजा निकलता है ट्रेड डेफिसिट, एक ऐसी स्थिति जहां एक देश अपने एक्सपोर्ट से जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा पैसा अपने इंपोर्ट्स के लिए, जैसे क्रूड ऑयल और गोल्ड के लिए, डॉलर्स में चुकाता है। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा होगी तो नेचुरली डॉलर महंगा होगा और इसी वजह से एक्सचेंज रेट लगभग 89.5 रुपए प्रति डॉलर के आसपास घूमता रहता है। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंट अपील और आर्थिक स्थिरता के लिए उठाए जाने वाले कदम। जब ट्रेड डेफिसिट और डॉलर की डिमांड आसमान छूने लगे तो कुछ सख्त कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल चेंजेस अपील किए हैं। पहला, कम से कम 1 साल के लिए सोने की खरीदारी रोक देना। दूसरा, फॉरेन वेकेशंस को फिलहाल टाल देना। तीसरा, खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल के इस्तेमाल में 10% की कमी करना, क्योंकि इंडिया अपना 60% कुकिंग ऑयल इंपोर्ट ही करता है। और चौथा, केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में 50% की कटौती करना।
अब इस फिगर को देखिए, 7,20,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। साल 2023-24 में देश के लोगों ने फॉरेन ट्रैवल पर यही भारी भरकम रकम खर्च की थी। तो अब समझ आया कि आखिर फॉरेन ट्रिप्स को पोस्टपोन करने की अपील क्यों की गई थी। सिर्फ वेकेशंस टाल देने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने में एक बहुत बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए भी कुछ स्टेप्स सुझाए गए हैं। स्टेप 1, जहां मेट्रो या पब्लिक ट्रांजिट अवेलेबल है वहां उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। स्टेप 2, अगर कार ले जाना ज़रूरी ही है तो कार पूलिंग अपनाना, ताकि एक गाड़ी में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। और स्टेप 3, बिल्कुल कोविड टाइम की तरह WFH यानी वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाना। फ्रेट और सामान भेजने के लिए भी इलेक्ट्रिक रेलवे और EVs के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ये हमें ले आता है हमारे चौथे हिस्से पर, अडॉप्टिंग स्वदेशी एंड लोकल लाइफस्टाइल्स, यानी त्योहारों से आगे की सोच। ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर करता है कि आज के वक्त में स्वदेशी का आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ दिवाली पर दिए खरीदने तक लिमिटेड नहीं है। सच्चा स्वदेशी होना मतलब अपने घर के डेली यूज आने वाले सामानों पर गौर करना। हमें शायद ध्यान भी नहीं रहता, पर टूथब्रश, कंघी, जूते और बैग्स जैसी छोटी छोटी फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे घरों में भरे पड़े हैं। मेड इन इंडिया अपनाने का मेन मकसद यही है कि इन अनजाने छोटे खर्चों से हमारी फॉरेन करेंसी बाहर ना जाए। और इस अपील में एक बहुत ही प्रैक्टिकल न्यूएंस भी है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि घर में जो पुराने फॉरेन ब्रांड्स पड़े हैं उन्हें उठा के फेंक दिया जाए, बिल्कुल नहीं। मेन गोल ये है कि हम नए फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदने से बचें। ये बिना किसी भेदभाव के सिर्फ नए खर्चों पर लगाम लगाने का एक स्मार्ट तरीका है। आखिर में 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, पॉलिटिकल पुशबैक एंड रिएक्शंस, यानी इस पर किस तरह की बहस हो रही है। किसी भी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह इस पर भी जोरदार पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिली है। ऑपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस स्ट्रैटेजी की कड़ी आलोचना की है। उनका आरोप है कि सरकार एनर्जी सिक्योरिटी पर बिल्कुल क्लूलेस है, यानी उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। उनका मानना है कि इमरजेंसी रिजर्व्स बनाने के बजाय सरकार सिटीजन्स को परेशानी में डाल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का अपना क्लियर डिफेंस है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जैसी फिगर्स का कहना है कि देखिए, पूरी दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची हुई है, फिर भी हमने अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले हालात को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। सरकार पब्लिक को यही अश्योरेंस दे रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातों से अलग ग्राउंड रियलिटी पर क्या हो रहा है? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अपना कैंस फिल्म फेस्टिवल जाने का ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। और आम परिवारों की बात करें तो मीरा रोड के साहनी फैमिली जैसी कहानियां सामने आ रही हैं, जिन्होंने कारपूलिंग शुरू कर दी है और अपनी 4 गाड़ियों से शिफ्ट होकर सिर्फ 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन पर बदलाव सच में हो रहा है। हालांकि कुछ चैलेंजेस और आयरनीज भी सामने आई हैं, जैसे कॉपर प्लांट्स में चल रही स्ट्राइक्स की वजह से इंडिया को अब कॉपर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बहुत से बिजनेस ओनर्स बिना किसी हेल्थ इमरजेंसी के वापस वर्क फ्रॉम होम अलाउ करने में थोड़ा हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। पर इन सबके बीच इंपोर्ट को कम करने के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर भी काम हो रहा है, जैसे नेचुरल फार्मिंग और सोलर पंप्स को बढ़ावा देना। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट ये है कि देश की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रैटेजी, यानी बड़े आर्थिक खतरों से बचने का नुस्खा, अब माइक्रो लेवल पर आ चुका है। ये कंप्लीटली इस बात पर निर्भर करता है कि देश के करोड़ों कंज्यूमर्स रोजाना अपनी मर्जी से क्या डिसीजंस लेते हैं, जो हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है। क्या एक आम इंसान की डेली लाइफ और चाहतों में किए गए छोटे छोटे बदलाव सच में इतने ताकतवर हो सकते हैं कि एक पूरी इकोनॉमी को ग्लोबल वॉर्स के असर से बचा सके? सोचिए जरूर। और हाँ, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।